सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी वीक 3 की क्लास 1 है और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इसको शॉर्ट में अक्सर आपने ऊप कहते हुए सुना होगा। बहुत सारे लोग इसे ऊप्स भी कहते हैं, बट इट इज़ नॉट ऊप्स, इट इज़ ऊप, डबल ओ पी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि आप अपने जो प्रोग्रामिंग है उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ रियल सॉफ्टवेयर डेवलपर। और अब से आप जो बिल्कुल एक रियल सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली फीलिंग्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे आज की क्लास के बाद से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्विक रिकैप है पुरानी क्लास का कि हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम डेटा टाइप। एरे जो है हमारी सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करती है। इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है और ये सारा इंट्रोडक्शन है जो कि आप पुरानी क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब हम जो है वो फिर हमने लिस्ट भी पढ़ा था। लिस्ट के अंदर क्या था, हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन था डेटा ग्रो करने का, जबकि एरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि लिस्ट जो है वो अब आप ऑब्जेक्ट्स के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो लिस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से आपके लिए काम करेगी, और वो हम करके भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आज की जो हमारे लर्निंग गोल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कुछ इस तरीके से हैं कि अंडरस्टैंड व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब समझेंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, और एक सिंपल सी शार्प क्लास बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना सीखेंगे, मेथड्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे क्लासेस के साथ, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और उनको लिस्ट में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत, वाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। भाई हम प्रोग्रामिंग वैसे भी तो कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ही हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी वजह ये है कि व्हेन वी यूज़ ओनली वेरिएबल्स रिलेटेड डेटा बिकम्स स्कैटर्ड। जब हम सिर्फ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा रिलेटेड डेटा है वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, मैनेजिंग मल्टीपल स्टूडेंट प्रोडक्ट्स और इन्वाइसेस बिकम्स डिफिकल्ट। फिर ज़्यादा सारे जब स्टूडेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, इन्वाइसेस होंगी, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे नहीं जाएंगे। तो कोड बिकम्स मैसी, कोड मैसी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन ग्रोस, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती जाएगी आपका कोड ख़राब होता रहेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प अस ग्रुप रिलेटेड डेटा एंड बिहेवियर टुगेदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें इस केपेबल बनाती है, हमें उसमें मदद देती है कि हम सेम डेटा, जो एक जैसा डेटा है और जो रिलेटेड बिहेवियर्स हैं जो कि फंक्शंस एक जैसे, उनको हम एक जगह बंद करके रख सकें। दिस इज़ हाउ रियल बिजनेस एप्लीकेशन आर ऑर्गेनाइज्ड। और यही तरीका है कि कैसे हमारी रियल बिजनेस एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइज होती हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अब आ जाता है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है भाई, ज़रूरी है, बट व्हाट इट इज़ एक्चुअल में ये है क्या। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऊप इज़ अ प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, इसे कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। वेयर वी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूजिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हुए। अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के डेफिनेटली अगर आप देखो तो रियल लाइफ में क्या एक्शंस होते हैं। स्टूडेंट का एक्शन होता है कि वो स्कूल में अटेंडेंस देगा, स्टूडेंट का एक्शन है कि वो क्लास अटेंड करेगा, उसका एक्शन ये है कि वो अपना होमवर्क सबमिट करेगा, वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेगा, फिर वो नेक्स्ट क्लास में पास होगा। तो ये जितने भी मैंने आपको काम बताए, ये तमाम के तमाम हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू बिहेवियर्स के अंदर कंटेन करेंगे और फिर इनके ऊपर काम करेंगे। सेम इसी तरीके से टीचर के क्या काम है, टीचर होमवर्क देगा, टीचर अटेंडेंस लेगा, ठीक है, टीचर जो है वो एक्सप्लेन करेगा, टीचर क्लास को चेंज करेगा, इस तरह की चीज़ें एंड सो ऑन। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कोर्स भी एक ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, इनवॉइस भी एक ऑब्जेक्ट है, और कस्टमर भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर भी और एम्प्लॉय भी। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो ये आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगी। स्टूडेंट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, टीचर आप मिल जाएगा आपको, भी टीचर क्या है, स्कूल चले जाएँ, कोर्स आपको नज़र आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई पकड़ नहीं सकते हाथ में कोर्स को, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कहीं पे डॉट नेट का कोर्स हो रहा है, कहीं पे पीएचपी का कोर्स हो रहा है। कोई प्रोडक्ट है आप मंगवा सकते हैं, प्रोडक्ट को एज अ सर्विस भी मंगवा सकते हैं कि भाई मुझे विंडोज़ ख़रीद ली मैंने, तो वो आपके हाथ में तो कोई चीज़ नहीं आने वाली, लेकिन वो एक सॉफ्ट कॉपी के तौर पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इंटरनेट भी एक तरीके का प्रोडक्ट है, आपने एक एज अ सर्विस के तौर पे उसे गेन किया हुआ है। इनवॉइस आपके हाथ में, बिल आ जाता है, कस्टमर आपको नज़र आएगा कि कोई बंदा है। तो ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। एवरी ऑब्जेक्ट यूजुअली हैज़ डेटा एंड बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें तो नॉर्मली होती हैं, पहला होता है डेटा और दूसरा होता है बिहेवियर। अब डेटा से मतलब क्या हुआ कि भाई जो स्टूडेंट है उसका कोई नाम भी तो होगा, उसकी कोई आईडी होगी, उसका कोई ईमेल एड्रेस होगा, उसकी कोई रिमार्क्स होंगे, या उसकी कोई प्रोग्रेस की रिपोर्ट होगी, टीचर का एड्रेस होगा, टीचर का फ़ोन नंबर होगा, टीचर का फेवरेट सब्जेक्ट होगा,
टीचर की स्पेशलिटीज़ होंगी, कोर्स होगा, कोर्स का डिस्काउंट होगा एंड सो ऑन। हर चीज़ का कुछ ना कुछ डेटा तो होगा यहाँ पे। उसके साथ उसका बिहेवियर भी होता है। बिहेवियर का क्या मतलब होता है? बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई काम, मतलब स्टूडेंट कोई काम करेगा, टीचर भी कोई काम करेगा, कोर्स भी कोई ना कोई छोटा बहुत फंक्शन तो परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है? तो डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर्टीज वाइल बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड्स। अब जो डेटा है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, क्लास क्या है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मेंशन होंगी। और जो भी काम आप करवाएंगे, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, वो तमाम चीज़ें जो है वो बिहेवियर कहलाएंगी और वो मेथड्स के थ्रू परफॉर्म होंगी। मेथड और फंक्शन दोनों सेम चीज़ें हैं और हम मेथड्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो मेथड हमने इसीलिए पहले पढ़ ली ताकि हमें चीज़ क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक्स कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आपको कोड अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान हो जाता है, उसको रीयूज़ करना और ज़्यादा आसान हो जाता है, उसको टेस्ट करना भी आसान है और उसको मेंटेन करके आगे बढ़ाते जाना भी आसान है, क्योंकि ये एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो कि पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, ठीक है? मतलब जितनी भी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर ही चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन अप्रोच है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपनी प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाते हैं और अपने सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करते हैं और उसे टॉप क्लास सॉफ्टवेयर बनाते हैं। देन आती है रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट की रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि आप नेम यूज़ करेंगे, एज, सिटी, मार्क, कोर्स और फी स्टेटस। ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है? स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को आप डेटा कहेंगे और डेटा को प्रॉपर्टी कहेंगे। तो मैं कभी भी अगर हम आपसे कहेंगे कि भाई स्टूडेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप जाकर कहेंगे उसके पास प्रॉपर्टीज़ नेम है, एज है, सिटी है, मार्क है, एक्सेट्रा। इसी तरीके से जब आप स्टूडेंट के बिहेवियर की बात करेंगे तो भाई स्टूडेंट क्या बिहेवियर परफॉर्म करता है, क्या एक्शन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस देता है क्लास में, वो असाइनमेंट को सबमिट करता है, वो रिजल्ट को देख सकता है, वो फ़ी को पे कर सकता है, वो अपने प्रिंट इन्फो को अपने जो है वो प्रिंट करवा सकता है एंड सो ऑन। ये तो ऑब्जेक्ट तो बड़ा क्लियर हो गया। अब आते हैं व्हाट इज क्लास। क्लास क्या होती है? अ क्लास डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा एंड बिहेवियर एन ऑब्जेक्ट कैन हैव। क्लास का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट किस किस्म का डेटा और किस किस्म की बिहेवियर को कंटेन करेगा, वो चीज़ बताई जाती है क्लास के थ्रू, ठीक है? थिंक ऑफ इट एज अ डिज़ाइन प्लान। इसको आप एक डिज़ाइन प्लान की तरह सोचें, नॉट एक्चुअल डेटा। क्लास जो है ना वो कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, यानी कि एक टेम्पलेट है जिसका इस्तेमाल करके नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे। स्टूडेंट क्लास कैन डिस्क्राइब नेम, एज एंड सिटी। स्टूडेंट की क्लास एज, सिटी वगैरह को डिस्क्राइब करेगी। एक्चुअल स्टूडेंट डेटा इज स्टोर्ड ओनली आफ्टर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। यानी कि जब ये आप एक क्लास बनाएंगे, जो कि आप राइट साइड पे देख रहे हैं, जो कि क्लास का ब्लूप्रिंट नजर आ रहा है आपको, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। इसमें डेटा कब रखा जाएगा? जब आप इस और क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप इसमें डेटा पुट करेंगे, देन आफ्टर ये जो है एक ऑब्जेक्ट बनेगा। उससे पहले तक इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। समझेंगे, एक ब्लूप्रिंट एक हवा में उड़ती हुई चीज़ है जिसका कोई वजूद नहीं है। क्लास नेम शुड बी नाउन एंड रिटन इन पास्कल। और फिर जो क्लास के नेम्स हैं उनके नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग रूल्स वही वाले हैं। आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में केसेस बताए थे, स्नेक केस, कैमल केस और पास्कल केस, आप क्लास के नाम को पास्कल केस से रखेंगे, ठीक है? और क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी आप पास्कल केस के थ्रू ही रख रहे होंगे। तो ये क्लास है। अब अगर अभी भी क्लास आपको समझ नहीं आई है, सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। हम जब कोड करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही ईज़ी चीज़ है, इतना कोई मुश्किल है ही नहीं। ये सिर्फ नया और थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा है बिकॉज़ दिस इज़ न्यू और हम इसको पहली बार स्टडी कर रहे हैं। नाउ अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, मैं अभी बता चुका हूँ आपको, बट देखें, एन ऑब्जेक्ट इज़ द एक्चुअल आइटम क्रिएटेड यूजिंग अ क्लास ब्लूप्रिंट। क्लास के ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए जो आइटम क्रिएट किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने यहाँ क्लास क्रिएट की है, लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है और ये कैसे बन रहा है सब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो जब उसे क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है तो फिर उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट इज द क्लास। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपकी जो है ये क्लास है और अली, अहमद, सारा आर ऑब्जेक्ट्स। और जो अली, अहमद और सारा हैं, जब आप मल्टीपल उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। द न्यू कीवर्ड क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। जब आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो उससे एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है मेमोरी के अंदर। आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वी कैन असाइन वैल्यूज टू इट्स फील्ड और प्रॉपर्टीज़। तो फिर हम उसकी फील्ड्स और प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूज़ असाइन करवा सकते हैं। वन क्लास कैन क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यूज़। और एक क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है? उससे आपको फिर बार बार वेरिएबल्स को डिटेक्ट डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप एक बार बना चुके होंगे। नाउ क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जो है वो सारे लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, मेथड। ये चार मेन कॉन्सेप्ट हैं जो कि आज की क्लास की हमारी बैकबोन होने वाले हैं।
क्लास का मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट है, ये कोई रियल चीज़ नहीं है, दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट। आप इसका इस्तेमाल करेंगे और एक स्टूडेंट का क्लास बना लेंगे। देन ऑब्जेक्ट क्या है? रियल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास का इंस्टेंस, उसका मतलब ये हुआ कि क्लास की क्लास से निकली हुई एक चीज़ है जिसको आप ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस ऑफ द क्लास मतलब वो क्लास की ही एक चीज़ है, मतलब वो क्लास की एक कॉपी है जिसको आपने एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अब ले लिया है और आप उस ब्लूप्रिंट की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अली, अहमद एंड सारा, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप बनाएंगे। फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है? डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का डेटा है, ठीक है, जिसके अंदर आप नेम, एज एंड सिटी लिखेंगे। फिर मेथड क्या है? मेथड जो है वो एक्शंस और बिहेवियर है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो अगर आपको सिंपल सी एक मेमोरी ट्रिक दी जाए तो क्लास इज द प्लान, क्लास एक प्लान है, ऑब्जेक्ट इज द रियल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम दैट प्लान, और जो ऑब्जेक्ट है वो उस प्लानिंग में से निकाली हुई एक चीज़ है। सपोज करें आपने एक प्लानिंग की है और उस प्लानिंग के बाद जब आप एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहला रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल कोड यहाँ पे आ चुका है, सो लेट्स मूव ऑन टू द विजुअल स्टूडियो। अब हम विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूँ और आज मैं जो है वो पुरानी क्लास का जो कोड है उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक नया हम ऑब्जेक्ट नया बनाएंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से। और उसके बाद हम यहाँ पे हमें रिसेंट में कोई सोल्यूशन मिल जाएगा जो हमने अभी रिसेंटली बनाए हुए होंगे। तो रिसेंट में आई थिंक हमें मिल जाता है कंसोल ऐप, इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, सॉरी इसका नाम रखना था एंड आई फॉरगॉट टू नेम इट, तो हम इसका नाम रखते हैं एंड इसका नाम होगा ऊप। बस सिंपल से इसका नाम रख देंगे, ऊप होगा इसका नाम, एंड नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद जो है वो हम कहेंगे डू नॉट यूज़ टॉप लेवल स्टेटमेंट। टॉप लेवल स्टेटमेंट हमने यूज़ नहीं करनी है, मतलब हमें वही मेन मेथड वाला कोड चाहिए, तो क्रिएट कर देंगे इसको। एंड क्रिएट करने के बाद हमारे पास हमारा बिल्कुल एम्प्टी और ब्लैंक प्रोजेक्ट हमारे सामने आ जाएगा। ओके, तो लेट इट कम, ये आ जाता है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये देखें हमारे पास एक बिल्कुल ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। और अब अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। मैं इसी के नीचे एक और क्लास क्रिएट करूँगा, या फिर मैं कोड को क्लीन रखने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाऊँगा। और ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, ये सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ये हमारी क्लास है जहाँ से हम अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ऐड न्यू आइटम, और एक न्यू आइटम यहाँ पे ऐड करेंगे और उस आइटम का नाम हम रख देंगे स्टूडेंट, कि हम स्टूडेंट के नाम से एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया स्टूडेंट डॉट सी एस करके, सी एस का मतलब यहाँ पे सी शार्प है, सही है। स्टूडेंट डॉट सी एस करके हमने एक क्लास यहाँ पे बना दी, देखें क्लास खुद से लिखी हुई आ गई है आपके पास। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले पी आर ओ पी लिखना है, ये एक स्निपेट होती है। उस स्निपेट से होता ही है कि जब आप पी आर ओ पी लिख के डबल टैप या सिंगल टैप प्रेस करते हैं तो आपके पास कोड लिखा हुआ आ जाता है। और अब आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और आप नाम रखेंगे नेम, ठीक है जी। इसी तरीके से दोबारा प्रॉप लिखूंगा और फिर से टैब प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे मैं इंटीजर लिख चुका हूँ तो मैं इधर लिखूंगा ओके, यहाँ पे अब हम लिखेंगे दिस इज एज, ठीक है जी, ये हमारी एज हो गई। फिर से प्रॉप लिखेंगे और फिर दोबारा मैं एक बार टैब प्रेस करूंगा, तो टैब प्रेस करते ही क्या होगा, मेरे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी और उस प्रॉपर्टी के अंदर हम लिख देंगे उस प्रॉपर्टी में हम कुछ लिख लेते हैं जैसे स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम ले लेंगे सिटी का नाम, ठीक है, सिटी आ गया। और फिर इसी तरीके से हम एक और प्रॉप लेंगे और उस प्रॉप के अंदर हम लिख देंगे और उससे हम करेंगे डबल, और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल मार्क्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिख लिया है और अब इसके बाद हमारी क्लास जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम डॉट सी एस की तरफ और देखें बिल्कुल सेपरेट फाइल में हमारा काम है। यहाँ पे क्लास रखी हुई है, अब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाना है, मैं इस लाइन को हटा दूंगा और यहाँ पे हटाने के बाद मैं सिंपल लिखूंगा एस टी यू स्टूडेंट। देखिए मेरे पास रेफरेंस ऑलरेडी आना शुरू हो गए कि मेरे पास एक क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट लिखता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं ये इसको टैप प्रेस करता हूँ या स्पेस देता हूँ तो मेरा जो नेम स्पेस है वो यहाँ पे खुद से ऐड होने लग जाता है। अच्छा, इस वक्त सिनेरियो में नेम स्पेस की ज़रूरत नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम अभी सेम सॉल्यूशन के अंदर चल रहे हैं तो हमें डिफरेंट नेम स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंट नेम स्पेस की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सेम नेम स्पेस के अंदर हैं और ये एक क्लास हमने बना ली है। और बस सिंपल सा काम हमने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक और उसके बाद ऐड, और फिर यहाँ पे न्यू आइटम ऐड करने के बाद हमने उस क्लास का नाम स्टूडेंट रखा और ये क्लास आ गई। फिर ये चार प्रॉपर्टीज़ हमने इसके अंदर डिक्लेयर कर दी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बाहर वेरिएबल बना रहे थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट वन और इक्वल टू न्यू, और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ, सही है।
और स्टूडेंट को फिर मैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट के साथ बंद कर दूँगा। सही है? ये चीज़ आपके लिए थोड़ी-सी न्यू है। तो ये न्यू कैसे है? ये क्लास है जो कि क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम है जो कि कुछ भी हो सकता है, और नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग रूल वही है कि स्पेस नहीं होगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए किसी और का, और रिजर्व कीवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बिल्कुल एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप क्या है? स्टूडेंट है। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में हम क्या करते थे, हम एक स्ट्रिंग लिखते थे, उसके बाद हम लिखते थे नेम इक्वल टू अरसलान, ठीक है? तो हम इस तरीके से नेम लिखा करते थे। अब अगर आप यहाँ देखो तो ये भी तो डेटा टाइप है ना, ये डेटा टाइप है, और उसके बाद ये आपके वेरिएबल का नाम और ये उसकी वैल्यू। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी एक डेटा टाइप है, ये वो डेटा टाइप है जो अब आपने बनाई है, ठीक है? ये डेटा टाइप सिस्टम की सी शार्प की रिजर्व डेटा टाइप है जो कि उसने बनाई हुई है। ये वो डेटा टाइप है जो कि आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज का कलेक्शन लेकर बनाई है, फिर उसको आपने एक नाम दिया है, और आपने उसको एक नाम देकर कहा कि भाई इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ये है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये का क्या मतलब हुआ? इस चीज़ को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर वो चीज़ है जो कि आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करती है। इंस्टेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि आपकी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो वो काम किसका है? कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर का काम है कंस्ट्रक्ट करना किस चीज़ को? ऑब्जेक्ट को। और किसके ऑब्जेक्ट को? जिस क्लास का आप बता रहे हैं। तो ये आपकी क्लास है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है, और ये उसका ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे आपके पास आ चुका है, जिसकी टाइप क्या है? न्यू। तो न्यू का मतलब ये हुआ कि सबके अंदर सब कुछ एम्प्टी है। अभी स्टूडेंट के अंदर कोई डेटा नहीं है। सही है? स्टूडेंट के अंदर अभी आपके पास कोई डेटा नहीं है, और अब आप क्या करने वाले, इसमें कुछ डेटा रखेंगे। तो इसमें जब कुछ डेटा हमें रखना होगा तो वो हम कैसे रखेंगे? देखें, सिंपल आपने लिखना है स्टूडेंट वन, ठीक है? उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, देखो इंटेलिजेंस में आ रही है, प्रॉपर्टी है नेम, उसके बाद आपने उसका नाम रखना है अरसलान, ठीक है? सही। और फिर उसके बाद आपने, आपके अगले पास आपके सजेशंस आ जाएंगे कि स्टूडेंट की एज बता दें, स्टूडेंट की सिटी बता दें, और स्टूडेंट के टोटल मार्क्स बता दें। तो इस तरीके से आपने स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे को असाइन करवा दी। अब आपको एक और स्टूडेंट बनाना है। अब आपको अगर एक और स्टूडेंट बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है? आप कॉपी कर लें या दोबारा से सारा लिख लें, इट इज़ ऑल अप टू यू। पेस्ट कर देंगे। अब आपके पास एरर आ रहा है, और वो एरर क्यों आ रहा है? कि भाई ये तो आपने स्टूडेंट 1 दोबारा बना दिया। तो अब आप इसको कर देंगे स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 2 कर देंगे, और इस तरीके से अब आप दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रखवा देंगे इसके अंदर। सही है जी? और ये हमने टैब प्रेस कर दिया, और ये हमारे दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इस तरीके से आप अपने तमाम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को बनाते रहेंगे, और अब ये एक ऑर्गेनाइज वे में रखी जाएंगी, ऐसे हवा में वेरिएबल्स नहीं बन रहे होंगे। सही है? अच्छा, अब हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ, और हमारी स्लाइड्स के अंदर जो है, हम जहाँ, सो दिस वाज द स्लाइड जो हम स्टडी कर रहे थे, और अब हमने देखे इस तरीके से सारे ऑप्शंस हमारे ये बना लिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, आपने लिखना है console डॉट राइट लाइन, ठीक है? और यहाँ पे आपने देना है स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन नेम, ठीक है? और स्टूडेंट वन नेम देने के बाद आप क्या करेंगे? इस तरीके से उसको प्रिंट करवा देंगे। इस तरह से आप सारी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं बस इसको चला के दिखा देता हूँ जल्दी से, ताकि हम फिर अगली स्लाइड की तरफ मूव कर सकें। और अब देखें इसका जो रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, दैट विल बी स्टूडेंट नेम, एक अली आ रहा होगा और एक सारा आ रहा होगा, ठीक है? सो हियर इट इज़, ये देखें स्टूडेंट वन का नेम आ गया, स्टूडेंट टू का नेम आ गया, ठीक है? अभी तक हमने डेटा ऑर्गेनाइज करना सीख लिया है कि हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपना डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। देन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमने बना के देख लिया, उनको प्रिंट करके देख लिया, ठीक है? आपको सेम नेम नहीं नहीं यूज़ कर सकते, बट आप डिफरेंट नेम यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे इससे फ़ायदा क्या हो रहा है हमें? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो आपने नेम की प्रॉपर्टी बनाई थी, जो एज की प्रॉपर्टी बनाई थी, वो तमाम चीज़ें आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई हैं। अब अगर आप कल को एक प्रॉपर्टी एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे एक्सटेंड? इस तरीके से प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेंगे कि भाई आप यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग, और इधर लिख लेंगे फादर नेम, ठीक है? फादर नेम आपने लिख लिया। अब आपको क्या हुआ कि आपको 2 वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़े, आपने सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, और फादर नेम अब आप यहाँ पे फिल करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट वन डॉट फादर नेम इज इक्वल टू अहमद, ठीक है? और सेम इसी तरीके से उस्मान, ये दोनों हमने नेम प्रिंट कर दिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ आर यूज्ड टू गेट एंड सेट वैल्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज़ का काम क्या होता है? कि वैल्यूज़ को गेट और सेट करना, ठीक है? गेट और सेट से मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर गेट लगा हुआ होता है तो उस वैल्यू को आप गेट कर सकते हैं, जिस पे सेट लगा हुआ होता है तो उस वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं।
अगर मैं इस पे से सेट हटा दूँ तो फिर यहाँ पे मेरे पास एरर आने लगेंगे कि आप इस वैल्यू को सेट कर ही नहीं सकते। देखें, तो इस तरीके से ना आपकी वैलिडेशंस भी कितने स्ट्रांगली सेट हो जाती हैं कि भाई आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर आपने लिखा टोटल फीस। ठीक है, अब टोटल फीस आप नहीं चाहते कि यूज़र डिसाइड करे, तो भाई ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप उस पे से जाके सेट का जो है ये हटा देंगे, सेट मेथड हटा देंगे। जब आप ये सेट हटा देंगे तो वो उस प्रॉपर्टी को सेट ही नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इस एरर को पढ़ लें। नेम इज नॉट नल हियर। ये देखें, प्रॉपर्टी और इंडेक्सर स्टूडेंट नेम कैन नॉट बी असाइन टू, इट इज़ रीड ओनली। आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप इसको असाइन नहीं कर सकते। तो ये होता है सेट हटाने से। सेट हटाने से क्या होगा, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। और गेट हटाने से क्या होगा, आप उसको गेट नहीं कर सकते, यानी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से गेट हटा दूंगा तो वो जो कंसोल वाली लाइन है हमारी, वहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। बल्कि उससे पहले आपको यहीं पे एरर आने लग जाएगा। देखें, जिसको आप गेट नहीं कर सकते तो फिर उसको आप अभी सेट भी नहीं करें। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं इन डिटेल फर्दर। तो लेट्स मूव अहेड। तो गेट का मीन्स है द वैल्यू कैन बी रीड। गेट का मतलब है आप उसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। सेट का मतलब है द वैल्यू कैन बी असाइंड, के वैल्यू को असाइन किया जा सकता है। बेसिक फील्ड्स अगर बनानी हो तो आप बगैर गेट और सेट के भी बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपको अच्छे तरीके से बनानी है तो फिर आप गेट और सेट का इस्तेमाल करेंगे, यही प्रोफेशनल तरीका होता है। सही। प्रॉपर्टीज आर प्रेफर्ड इन प्रोफेशनल सी शार्प कोड। प्रॉपर्टीज को ही प्रेफर किया जाता है, वेरिएबल्स नहीं प्रेफर्ड होते। दे ऑल्सो प्रिपेयर अस फॉर वैलिडेशन एंड इनकैप्सुलेशन लेटर। और फिर जब आगे जाकर हम एक इनके पिलर्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर होते हैं, जिसमें इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रक्शन होता है, इनहेरिटेंस होता है और एक इनकैप्सुलेशन होता है। तो इनकैप्सुलेशन का जब हम पिलर और डिस्कस कर रहे होंगे उस वक्त हम पढ़ेंगे कि भाई ये गेट और सेट की प्रॉपर्टीज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं इनके ऊपर हम। सही। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट की क्लास यूजिंग प्रॉपर्टीज ये हम बना चुके हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को बनाकर हमने एक क्लास ऑलरेडी बना ली है। प्रॉपर्टीज मेक द क्लास इजियर टू यूज विद फ्रेमवर्क लेटर्स। प्रॉपर्टीज से हमें जो है वो उसको आगे अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान रहता है, क्योंकि अगर आप इसको 10 साल बाद भी खोल के देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली यहाँ पे लिखा नजर आएगा कि भाई स्टूडेंट नेम है और अब आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल्स होंगे तो उस तरह से नहीं चलेंगे। ASP.NET Core Entity Framework and APIs uses properties heavily। ASP.NEट Core में एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर और APIs के अंदर प्रॉपर्टीज़ का बहुत इस्तेमाल होता है। ईच प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट वन पीस ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा। ईच प्रॉपर्टी का मतलब है हर ऑब्जेक्ट का एक पीस ऑफ डेटा, एक छोटा सा डेटा प्रॉपर्टी होता है। दी ऑब्जेक्ट कैन स्टोर रियल वैल्यूज आफ्टर क्रिएशन। ऑब्जेक्ट जो है वो आफ्टर क्रिएशन रियल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। दिस पैटर्न विल बी यूज्ड इन MVC मॉडल्स एंड डेटाबेस एंटिटीज़। और यही वाला जो मॉडल है वो आगे जब आप MVC पढ़ेंगे और जो मॉडल और डेटाबेस की जब एंटिटीज़ का कनेक्शन पढ़ेंगे इसी कोर्स के अंदर, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था आपके लिए। सही है। फिर मेथड्स भी बना सकते हैं हम क्लास के अंदर। मेथड को हम कैसे बना सकते हैं, अब जैसे सपोज करें ये मैंने मेथड लिखा ना, इतना सारा मुझे काम करना पड़ा यहाँ पे। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको यहाँ से कट कर सकता हूँ और मैं इधर आकर एक मेथड बना सकता हूँ। और वो मेथड कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक और वो होगा वॉइड और उसका नाम मैं रखूंगा प्रिंट नेम, या चलें प्रिंट स्टूडेंट इन्फो। प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, ये देखिए एक मेथड बन गया। ठीक है, और उस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, वही बेसिक कंसोल राइट लाइन, कंसोल लाइन मैंने किया है। उसके बाद मैंने चारों पांचों प्रॉपर्टीज को अपने प्रिंट करवा दिया है। और अब ये एक मेथड मेरा बन चुका है जिसकी अभी तक 0 रेफरेंसेज है, मतलब इसको अभी तक हमने कहीं यूटिलाइज नहीं किया हुआ। अब क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ और उसके अंदर डेटा को फिल भी कर चुका हूँ, तो मुझे इस तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं इसको हटाऊंगा और इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट वन डॉट प्रिंट स्टूडेंट इन्फो। प्रिंट स्टूडेंट इन्फो का मेथड कॉल हो जाएगा, उसके बाद हम सेकेंड स्टूडेंट का इन्फो भी कॉल कर लेंगे। और जब हम इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो भी आपने उस मेथड के अंदर लिखवाई थी वो बड़ा इजीली यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। अब अगर आप सोचें कि आपको जब पहले दो लोगों का, दो स्टूडेंट्स का डेटा प्रिंट करवाना होता था तो आप उस वक्त लूप लगा रहे होते थे, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट कंसोल राइट लाइन लिखने होते थे। अब आप सिर्फ एक मेथड बनाएंगे जो कि क्लास के अंदर होगा और जब आप इसको चेंज करेंगे तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ छोटा सा, कि मैं इधर एक जो है वो स्पेसर या एक लाइन ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन के बिटवीन हम डिफरेंस देख सकें। तो बस कुछ भी नहीं करना है, वो लाइन खुद ही खुद दोनों के अंदर ऐड हो जाएगी। इतना सिंपल हो गया ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, मेथड बनाने के बाद, कि आपने सिर्फ एक चेंज किया है और वो उस मेथड के ऊपर जाके डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो गया और वो आपका काम चल पड़ा। अच्छा, एक छोटी सी टिप यहाँ पे सुन ले, अक्सर ऐसा होता है कि ये फाइल आपकी बंद हो गई। ये फाइल अगर आपकी बंद हो गई तो फिर आप यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ पे आप ढूंढेंगे स्टूडेंट की फाइल नज़र आ रही है, आप इसको खोल लेंगे।
अच्छा, ये थोड़ा-सा नॉर्मल वे मतलब अनऑफ़िशियल अनप्रोफ़ेशनल तरीका है, थोड़ा-सा नॉन प्रोफ़ेशनल। प्रोफ़ेशनल तरीका क्या होता है, आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए विज़ुअल स्टूडियो के कि वो किस तरीके से चलता है। आपने उस स्टूडेंट की क्लास पे जाना है, यू डोंट हैव टू ओपन द फाइल मैनुअली। आप इस स्टूडेंट की क्लास पे अपना कर्सर रखेंगे और अपने कीबोर्ड में ऊपर वाली लाइन से F12 प्रेस करेंगे। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे, आप उस क्लास के अंदर आ जाएँगे, आपकी फ़ाइल यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है? इतना सिंपल सा काम है। इसी तरीके से आप यहाँ से क्या करेंगे, नेम के ऊपर आपको जाना है, तो आप F12 करेंगे, उस नेम के ऊपर आ जाएँगे। इस मेथड के अंदर आपको जाना है, F12 करेंगे, आप इस मेथड के ऊपर आ जाएँगे। तो आपको ज़्यादा हैसल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड रिमेंबर द शॉर्टकट्स, और जो शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आप उनका यूज़ करें और फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से एक और शॉर्टकट होता है कि स्टूडेंट जो है वो क्लास कितनी बार यूज़ हुई है, तो शिफ्ट F12 प्रेस करेंगे, तो ये आपको बता देगा कि इतनी बार आपकी ये क्लास यूज़ हुई है। आप पूछना चाहेंगे कि मेथड कितनी बार यूज़ हुआ है, तो ये आपको यहाँ बता देगा कि मेथड इतनी बार यूज़ हुआ है। इसके लिए कैसे देखेंगे, शिफ्ट F12, ठीक है? शिफ्ट F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अदरवाइज़ आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहीं एक ऑप्शन होगा आपके पास, फाइंड ऑल रेफरेंसेस। इस तरीके से फाइंड ऑल रेफरेंस करेंगे तो आपके पास सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा और आपकी वर्क एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। सही है जी। तो इस तरीके से हमने अपनी क्लास बना ली, उसके अंदर मेथड्स बनाना सीख लिए। तो अब मेथड क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ कैन होल्ड डेटा, डेटा बन गया उसके अंदर, फिर उसी डेटा को आप वहीं के वहीं खड़े हुए यूज़ कर सकते हैं। तो देखो बेनिफिट क्या हुआ है, इस मेथड को क्या पता था कि भई मैंने वहाँ पे क्या रखा है। ये मेथड एक्सेस कर सकता है इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, सिंपल, क्योंकि ये मेथड इस क्लास के अंदर है, तो वो इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है, तो वो यहाँ पे ला करके दिखा रहा है। ठीक है? इस तरीके से होता है। अच्छा, अब सपोज़ करें मैं आपसे जो सेट वाली एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा था, मैं सेट वाली एग्ज़ाम्पल की बात ये कर रहा था, सपोज़ करेंगे मैंने ऐज को यहाँ पे सेट करना अलाउ नहीं किया, कि भई सेट आप ऐज नहीं बता सकते। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा होगा कि आप ऐज नहीं डिफ़ाइन कर सकते। तो अब हम ऐज किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? तो उसके लिए हम एक मेथड बनाएँगे यहाँ पे, जो कि एक वैलिडेशन मेथड होगा, जो कि सेटर मेथड कहलाएगा, किसका? ऐज का। और वो किस तरीके से होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और सेट ऐज, ठीक है? आप ऐज सेट कर रहे हैं और ऐज का आप इनपुट लेंगे, इनपुट आएगा ऐज का, ठीक है? उसके बाद आप इस मेथड में जाएँगे और इसकी टाइप को आप कर देंगे यहाँ से वॉइड। रिटर्न टाइप लाज़मी लिखनी है मेथड की, रिटर्न टाइप वॉइड होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे कहना है इफ ऐज इज़ लेसर देन 18, तो फिर हमने यहाँ पे कंसोल राइट लाइन लिखवा देनी है। कैसे लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिख देंगे हम, ऐज, या सिंपल लिख दें बस अंडर एज, कि आप अंडर एज हैं, ठीक है? और अदरवाइज़ हमने क्या कर देना है, अदरवाइज़ हमने करना ये कि जो एज की हमारी प्रॉपर्टी है, उसको हमने यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है? इस तरीके से हम उसको सेट कर देंगे, बल्कि हम यहाँ पे सेट का मेथड रखेंगे दिस दिस वे, इसको हम प्राइवेट बनाएँगे, ठीक है? इसको हम बनाएँगे प्राइवेट, कि आप इसको इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। प्राइवेट का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी बॉडी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसके बाहर कहीं भी एज को सेट नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे इसके बाहर कहीं भी एज अब सेट नहीं होगी, क्योंकि अब ये प्राइवेट बन चुकी है। तो एज सेट करने का तरीका क्या होगा, अब आपको लिखना होगा सेट एज, ठीक है? आपने सेट एज का मेथड कॉल करना होगा और अब आपने यहाँ पे देना होगा 17, और ऐसे करके मेथड को आपको बंद करना होगा। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा, और कैसे होगा वो, यहाँ पे इस तरीके से, और अब आपने लिखना होगा 20, ठीक है? अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो वो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए, एक मैसेज आया अंडर एज का। अब ये अंडर एज का मैसेज कैसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप 17 दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही बार में वैलिडेशन भी लग गई, और स्टूडेंट की एज भी सेट हो गई जब सही एज दी जाएगी, तो ठीक है? तो इस तरीके से हम वैलिडेशन को भी लगा सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ। मेथड्स हमने बनाना सीख लिए, इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल ये आप लोग खुद करेंगे। जो ग्रेड वाला मेथड हमारे पास पुरानी क्लास के अंदर है, उस ग्रेड वाले मेथड को उठा के यहाँ पे लाएंगे और उसे सीधा सीधा इस मेथड के अंदर लगा देंगे। ये मेथड आप यहाँ पे लगा देंगे, और फिर इसमें अंदर आपको एक प्रॉपर्टी बनानी होगी कि जो भी आपके मार्क्स आते हैं, या रिजल्ट पास है या फेल है, उस प्रॉपर्टी को आपको ले जाकर इसमें सेट करना पड़ेगा। तो मतलब अब आप अपनी क्लास के अंदर ही मेथड्स को भी बना सकते हैं, ठीक है? फिर आता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक पूरा बना के दिखाया इन्होंने। एक क्लास बनाए, उस क्लास के अंदर ग्रेड का मेथड कॉल करें, उसी क्लास के अंदर प्रिंट रिजल्ट का मेथड कॉल करें, फिर मेन मेथड के अंदर उस तरीके से उसको आप प्रिंट करवा दें, ठीक है? अब ये किस तरीके से होगा, ये मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे हैं, तो मैं इधर एक छोटा सा मेथड बनाऊंगा जल्दी से, और उस मेथड का नाम मैं रखूँगा पब्लिक वॉइड, और उसका नाम होगा गेट ग्रेड, कि ग्रेड का आप जो है वो मेथड बनाएं।
और ग्रेड का मेथड हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए बन के आ गया, कंसोल राइट लाइन हो गया, ठीक है। ये मेरे पास ऑटो सजेशंस आ जाते हैं तो मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ। फिर अब हमने क्या करना है, सिंपल उस ग्रेड के मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर देना है और इस लेबल को चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये ग्रेड का मेथड हमारा यहाँ पे कॉल हो गया है, बल्कि आई थिंक हमें इसको इस तरीके से नहीं कॉल करना, हमें इसे बस ऐसे डायरेक्ट कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम अपने मेथड को कॉल करेंगे क्योंकि कंसोल राइट लाइन वो खुद से अपने अंदर कर रहा है। और जब हम इसे चला के देखेंगे तो हमारे पास देखें ग्रेड भी प्रिंट होकर आ जाएगा, देखें ग्रेड बी इत्तेफाकन दोनों का ग्रेड सेम हो रहा है। तो लेट्स चेंज सम वैल्यू, इसको हम 65 कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं और अब देखें ये ग्रेड डिफरेंट आ गया, यहाँ डी आ गया, यहाँ बी आ गया। तो कितना सिंपल हो गया आपके लिए काम कि आप अपनी क्लास में अरेंजमेंट्स करते जाएंगे और बाहर देखो मेन लेवल पे आपका कोड कितना सिंप्लीफाई और कितना जस्टिफाइड है। यहाँ आपने कहीं गेट ग्रेड का मेथड कॉल ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मेथड इसके अंदर ऑलरेडी कॉल हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, सही है। तो बड़ा सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और आप इसको बड़े अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, सही है। और ये एग्जाम्पल यहाँ पे स्लाइड पे करके भी दिखाई हुई है। फिर आ जाती है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सपोज करें वो जो लास्ट क्लास थी ना हमारी, लास्ट क्लास के अंदर हम यूज़र से पूछ रहे थे कि भाई वो कितने साइज़ का एरे बनाना है और कितने साइज़ का एरे नहीं बनाना, तो वो चीज़ अब हम यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने 2 बार मेथड कॉल किया ना, अब मैं चाहता हूँ मैं 2 बार भी मेथड को कॉल ना करूँ। मैं 2 बार भी मेथड को कॉल ना करूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट डिक्लेयर करूँगा। और लिस्ट हम उस दिन इंटीजर और स्ट्रिंग वाली डिक्लेयर कर रहे थे, आज हम लिस्ट डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट वाली और उसका नाम रखेंगे स्टूडेंट लिस्ट और उसको न्यू से डिक्लेयर कर देंगे। फिर स्टूडेंट लिस्ट के अंदर डॉट ऐड करेंगे फर्स्ट स्टूडेंट और फिर ऐड करेंगे हम अपना दूसरा स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से हम अपने दूसरे स्टूडेंट को इसके अंदर ऐड कर देंगे, दोनों स्टूडेंट हमारे ऐड हो गए। फिर हमने सिंपल यहाँ पे एक फॉर ईच का लूप चलाना है और फॉर ईच के लूप के अंदर हमने जाकर अपने इस मेथड को बस प्रिंट करवा देना है, सिंपल इस वाले को। तो जो प्रिंटिंग 2 बार हो रही थी वो अब मल्टीपल टाइम आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब आप ये कह सकते हैं कि सर वो 2 लाइन का कोड लिखा था उसके बजाय आपने ये 6 लाइन का कोड लिख दिया। तो भाई इमेजिन करें अगर आपके पास ये 600 स्टूडेंट्स होंगे तो बेटर है ना कि आप वो 6 लाइन का कोड लिख लें बजाय उसके कि आप 6 बार उस मेथड को कॉल करें। सो दिस इज़ वे एफिशिएंट अदर देन कि आप उसको उस तरीके से करें, क्योंकि जब आप इसको एमवीसी में लेकर जाएंगे, रेजर व्यूज़ के ऊपर लेके जाएंगे, तो रेजर व्यूज़ पे ले जाने के बाद आपको इसी तरह फॉर ईच लूप चला के अपने टेबल्स को प्रिंट करवाना होगा। तो उसका फिर यही तरीकेकार होगा, ठीक है। तो इस तरह फॉर ईच का लूप यूज़ करके आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, सही। अच्छा, अब रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर एग्जांपल क्या है, ऊप इज़ नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट एग्जांपल। अभी आप सिर्फ स्टूडेंट स्टूडेंट की एग्जांपल देख रहे हैं, तो भैया सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता। रियल सॉफ्टवेयर यूज़ क्लासेस लाइक प्रोडक्ट, कस्टमर, इनवॉइसेज एंड ऑर्डर, इन सब के लिए भी आप अपने लूप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट क्लास कैन रिप्रेजेंट इन्वेंट्री आइटम्स, आप इससे इन्वेंट्री के आइटम्स भी बना सकते हैं, स्टॉक का कम ज़्यादा होना डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक में कोई नेगेटिव वैल्यू ना डाले तो आप उसके लिए इस तरीके से सेटर मेथड बना सकते हैं, जाके स्टॉक की कोई प्राइस जाके चेंज ना कर दे तो आप उसका सेट को डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वैलिडेशंस हम इसमें आप प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे इफ एल्स लगाने पड़ते हैं पहले। लेटर दिस सेम स्टाइल बिकम्स डेटाबेस मॉडल इन एंटिटी फ्रेमवर्क, फिर यही वाला सेम स्टाइल आपका जाके डेटाबेस मॉडल्स बन जाते हैं और फिर डेटाबेस में रियल में आपकी वैल्यू सेव होना शुरू होती हैं और फिर बिल्कुल आपका प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो जाता है। कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स यहाँ पे जो होंगी आपके पास वो होंगी कि आप क्लास और ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन करेंगे। देखिए भाई क्लास खुद से कुछ भी नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। हाँ, उससे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, फिर वो आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फॉरगेटिंग टू यूज़ द न्यू कीवर्ड, अगर आप एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं इस तरीके से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है इस इनिशियल वेज में। और वो ये है कि अगर आप इस तरीके से स्टूडेंट को यूज़ करते हुए स्टूडेंट की क्लास यूज़ करके आप एक स्टूडेंट 3 बनाते हैं और उसको ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं। अब जब आप उसमें स्टूडेंट डॉट नेम को सेट करने जाते हैं कि नासिर आप इसमें नाम सेट करना चाहते हैं, तो अब आपको एक एरर मिलेगा। और वो एरर क्या होगा, वो एरर ये होगा कि भाई ये जो स्टूडेंट नेम 3 है ना आपका, ये स्टूडेंट 3 आपने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है आपके पास, ये देखें, इज़ नॉट नल हेयर, यूज़ ऑफ अनअसाइन लोकल वेरिएबल स्टूडेंट 3। आपने उसको कुछ असाइन नहीं किया। तो असाइन करने का मतलब क्या होता है, आप उसे न्यू करके असाइन करवाएंगे। जब तक आप उसे न्यू करके असाइन नहीं करेंगे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसमें कुछ सेट नहीं कर सकते, आपको नल ऑब्जेक्ट की एरर मिलती रहेगी। और हम एक करके भी देख लेते हैं। ये बेसिकली वैसे कंपाइल टाइम पे ये वाली एरर आती नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये नए विजुअल स्टूडियोज़ हैं और इनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो गई है, तो फिर ये कंपाइल टाइम पे नहीं आते थे, रन टाइम पे आते थे ये वाले एरर्स, ठीक है। तो अब ये जो मतलब अगर आप कोई पुराना वर्जन देख रहे होंगे ना तो ये चल जाएगा,
ये एरर के साथ चल जाएगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट को चलाएँगे ना उस वक़्त आपको प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है? बट क्योंकि अभी नई लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है एआई की बेस पे, तो इस वजह से आपको अभी ही एरर मिल गया, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है? एक्सेसिंग अ प्रॉपर्टी बिफोर असाइनिंग अ मीनिंगफुल वैल्यू, अक्सर ऐसा होगा कि आप नेम के अंदर कुछ रखेंगे नहीं और कहेंगे कि नेम खाली आ रहा है, तो ये भी एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। राइटिंग एवरीथिंग इनसाइड मेन मेथड ऑफ यूजिंग क्लासेस, सब कुछ मेन मेथड में रखना, ये भी गलती है। देखिए मैंने कुछ भी मैंने सब कुछ मेन मेथड में नहीं रखा है, जो चीज़ें इधर जानी थी वो मैंने यहीं पे भेजी हैं, और ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और ये चीज़ें आप प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स के साथ ही सीख सकेंगे। अगर आप एआई से कोड लिखवाएंगे तो काम तो हो जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन यू विल नॉट लर्न, ठीक है? और जो सबसे बड़ा एक मसला आ रहा है अब, वो जो वाइब कोडिंग के ज़रिए जो एरर्स और जो बग्स आ रहे हैं, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए जो डेवलपर्स हैं प्रोफेशनल, उनकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है? सो यू शुड नो, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। यू कैन यूज़ एआई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पीछे क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यूजिंग अनक्लियर क्लास नेम्स लाइक डेटा, थिंग और माई क्लास, इस तरह के नाम रखने की बिल्कुल भाई ज़रूरत नहीं है। ऐसे नाम रखें जो कि मीनिंगफुल हो, सही है? फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेस्ट प्रैक्टिसेस और बैड प्रैक्टिसेस क्या हैं? क्लास नेम शुड बी नाउन, क्लास के नेम जो है वो नाउन की तरह होने चाहिए, ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? पास्कल केस का इस्तेमाल करेंगे। पास्कल केस में क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ करेंगे फील्ड्स के बजाय। रिलेटेड डेटा इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर वही डेटा रखेंगे जो कि ज़रूरी है। जैसे अगर आप स्टूडेंट के क्लास के अंदर आप रख दें कि ऑर्डर्स काउंट के उसने कितने ऑर्डर्स किए, तो भाई ये स्टूडेंट के अंदर नहीं होगा, ये ऑब्वियसली कस्टमर के अंदर होगा, ठीक है? प्रोडक्ट के अंदर होगा स्टॉक की क्वांटिटी, कस्टमर के अंदर नहीं होगा स्टॉक क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बेस्ट फिट हो रही है। फिर कीप रिलेटेड बिहेवियर इनसाइड द क्लास, कोशिश करेंगे जो रिलेटेड बिहेवियर्स हैं वो आप क्लास के अंदर अंदर यूज़ करें। वन क्लास शुड रिप्रेजेंट वन क्लियर कॉन्सेप्ट, और एक जो क्लास है वो बिल्कुल प्रॉपरली अपने एक क्लियर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करे कि वो क्या करती है। उसके अंदर मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट में कस्टमर का डेटा, ऑर्डर में सेल्स ऑर्डर में परचेज ऑर्डर का डेटा, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर स्टूडेंट है तो फिर स्टूडेंट के ही जैसा हो, ये ना हो कि फिर टीचर वाले मेथड्स उसके अंदर आ जाए, ठीक है? बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं गुड नेम और बैड नेम्स की, तो आपने गुड नेम्स को यूज़ करना है और बाकी जिनको अवॉइड करना है वो ये वाले हैं आपके पास, ठीक है? अच्छा, फिर एआई असिस्टेंट टिप्स हर क्लास की तरह आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी शार्प विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो आपको बड़ा डिटेल में एक थ्योरी फॉर्म में दे देगा। रिव्यू माय स्टूडेंट क्लास एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, फिर आप अपनी यही वाली क्लास जो है वो उठाकर दे सकते हैं और इसमें इंप्रूवमेंट्स मांग सकते हैं, और ऐसा है कि इंप्रूवमेंट्स आपको हमेशा मिलेगी। इवन इन माई कोड यू विल फाइंड द इंप्रूवमेंट्स, तो ये बिल्कुल किया करें। क्रिएट अ बिगिनर सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज यूजिंग स्टूडेंट एंड कोर्स क्लासेस, और फिर इस तरीके के आपके दोनों प्रॉम्प्ट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने आप को, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए आप इसको छोड़ देंगे, जो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था, उसी डॉक्यूमेंट को आप इसी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आ जाएंगे और फिर आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये होमवर्क में आपका ये वाला पार्ट नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट होगा जो मैंने आपको दिया हुआ। तो क्लास की समरी हमारी क्या बनती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन कोड, कोड के अंदर रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टेंस ऑफ दैट ब्लूप्रिंट, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी उसका कोई रियल इंस्टेंस नजर आएगा, उसके अलावा क्लास की कोई वैल्यू नहीं है, खाली पड़ी रहे कोई काम नहीं करेगी क्लास, तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसे यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डेटा को स्टोर करती हैं, और मेथड्स जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को, उसके फंक्शंस को स्टोर करते हैं। वन क्लास, एक क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, और फिर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट में रख सकते हैं, और उसके बाद आप उनको किसी भी फॉर ईच या फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए फॉर ईच इज़ द बेस्ट लूप, ठीक है? फॉर लूप नहीं, फॉर ईच बेस्ट होगा। ये कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस हैं फॉर योर हेल्प, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो अब हम ऊप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डीप डाइव करेंगे, और फिर ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जो कि कंस्ट्रक्टर मैंने आपको आज बता दिया है, लेकिन ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर जो मैंने अभी बताया, इट इज़ नॉट इनफ कि वो इतना ही हो, इट इज़ मोर देन, बहुत ज़्यादा है इससे, और उसके अंदर हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। फिर इनकैप्सुलेशन है, एक्सेस मॉडिफायर्स मैंने आपको थोड़े से बताया, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट है। जैसे ही मैंने प्राइवेट किया तो वो क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस होना बंद हो गया, तो उसे एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। प्राइवेट फील्ड्स सीखेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, रियल वर्ल्ड क्लास के डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी, ठीक है? देन आई विल आंसर यू। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।